स्टार्ट होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संस्था, अपने संस्थान, अपने परिवार में। चलिए, हम लोग कल से बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में और रेशियो के बारे में। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपको अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी ना। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? समानुपात। अच्छा, अनुपात तो कल आप लोग समझ ही लिए थे। अब अगर हम समानुपात की बात करें तो समानुपात बना है समान अनुपात से। किससे बना है? समान अनुपात से या समान रेशियो से। जब दो प्रोपोर्शन या दो फ्रैक्शन एक जैसे हो, एक समान हो, तो उनकी जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं या प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 2/3, एक आपका ये अनुपात है 2:3। ये क्या है? अनुपात। 2 और 3 के बीच में अनुपात क्या है? 2:3 का। अब अगर मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन और लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू, जिसका अनुपात इसी अनुपात के बराबर हो। जैसे हम लिख ले 4/6, 2 में 2 का गुणा कर लीजिए, 3 में भी 2 का गुणा कर लीजिए, तो जो नया फ्रैक्शन बना 4:6, ये भी उसका भी अनुपात कितना होगा? 2:3। यानी यह अनुपात और यह अनुपात बराबर होगा, तो आप इसको समानुपात बोल सकते हैं कि 2:3 जो है ये इसका समान अनुपात है। किसके समान है? 4:6 के। 4:6 का समान अनुपात किसके हो बराबर होगा? आप लिख सकते हैं 2 से अगर काट देंगे तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 2 से और गुणा कर लीजिए तो 8 लिख लीजिए, और 8:12 लिख लीजिए। अगर ऊपर नीचे आप समान नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समान नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, समान मतलब एक ही नंबर से, एक ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगला जो फ्रैक्शन बनता है वह क्या कहलाता है? पहले वाले अनुपात का समानुपात या प्रोपोर्शन। उम्मीद है कि समानुपात आप लोग समझ गए होंगे। समानुपात का क्या मतलब है? यानी कि समानुपात में हम एक प्रोपोर्शन का दूसरे प्रोपोर्शन से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जबकि रेशियो में हम लोग एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। और जब हम यही एक रेशियो का दूसरे रेशियो से कंपैरिजन करते हैं तब उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। और कंपैरिजन कब करेंगे? जब वो उसी के जैसा होगा, तभी आप कहेंगे कि वो उसका समानुपात है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुपात और समानुपात में बेसिक डिफरेंस क्या है, अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े और देखें कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, तो एक दो चीजें हैं छोटी छोटी, वो आपको जैसे कि पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है A/B, यह बराबर है B/C के, यानी कि ये दोनों क्या है? समानुपात है, प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। और यह बराबर है C बटा, या फिर कुछ और ही लिख लेते हैं, A/B हो गया, B की जगह कुछ और लिख लेते हैं, A/B, C/D और E/F। ये तीनों क्या है? बराबर है। जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका भी है, वही रेशियो इसका भी है। यानी कि ये तीनों के तीनों समानुपात वाले हैं ना, एक ही अनुपात तीनों का है। ठीक, अगर A/B, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बराबर है C/D के,
और यह बराबर है ई रेशियो एफ। तो अगर ऐसी कंडीशंस होती है तब फिर अगर हम इसके अंश में यानी कि पहले फ्रैक्शन में या पहले टर्म में किसी भी प्रकार की गणितीय संक्रिया करें और सेम गणितीय संक्रिया अगर आप हर में भी करते हैं तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा, जो नया अनुपात बनेगा वह भी सेम ही बनेगा। वह भी कैसा बनेगा? सेम, वही अनुपात उसमें भी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी मदद से आप बहुत सारी कह सकते हैं प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको इस तरीके से समझिए, फिर से लिखते हैं इसको। जैसे लिखा गया, मान लीजिए ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के बराबर है ई बटा एफ। अब अगर हम ए सी और ई में अगर ए सी और ई को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं बटा बी डी और एफ को भी जोड़ देते हैं, मतलब जो आप ऊपर कर रहे हैं वही आप नीचे भी कर लेंगे ना। बी प्लस डी प्लस एफ ऊपर ऐड किए हैं, नीचे भी ऐड कर लिए, तो जो ये नया रेशियो आएगा यह भी इन सब रेशियो के बराबर ही होगा। अर्थात यह और यह भी उसके बराबर आएगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, रेशियो सेम ही रहेगा। अगर आप और करना चाहें तो जैसे अगर हम इसके बराबर लिखे चाहें, जरूरी नहीं केवल सब में जोड़े ही, जैसे मैंने लिख दिया ए प्लस सी माइनस कर दिया ए और सी को जोड़ दिया, ई को घटा दिया ना। तब फिर अगर हम नीचे वाले को भी बी और डी को जोड़ दें, एफ को घटा दें, बी प्लस डी को जोड़ दें, एफ को घटा दें, सेम संक्रिया ऊपर नीचे बराबर करते हैं, तब भी ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा यह भी इसके बराबर ही बनेगा। यह भी इसके क्या बनेगा? इक्वल ही बनेगा या बराबर बनेगा। तो अगर आप सेम गणितीय संक्रियाएं हर में और अंश में सेम करते हैं तो फिर नया फ्रैक्शन जो बनेगा वह भी इसी फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, अगर मान लीजिए कि किसी कोई दो रेशियो दिया गया है, जैसे ए रेशियो बी लिखा है और समान अनुपात है सी रेशियो डी का। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है या इस तरीके का कहीं अनुपात दिया गया है तो इसमें आप जो इसके इंटरनल पार्ट है समानुपात के पास वाले, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर समानुपात दिया है तो आप ये लिख सकते हैं कि a इंटू डी यह बराबर होगा b इंटू सी के, a इंटू डी यह बराबर होगा b इंटू सी के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये आप याद रखेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं तो आसानी से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। जैसे अब इसमें से कोई तीन दिया हो, ए बी सी डी की तीन की वैल्यू दी गई है, एक की वैल्यू न दी गई है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इन तीनों की दी गई है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। कोई भी तीन दिया है एक नहीं दिया है तो आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू आसानी से, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो है ये आपको प्रोपोर्शन से संबंधित बातों को याद रखना। अगर आप समानुपात से संबंधित इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो फिर आसानी से आप रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप आसानी से कर पाएंगे और उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। अगर इन सब चीजों के बारे में आपने ध्यान रखा है तो फिर आसानी से आप प्रश्नों की तरफ बढ़ सकते हैं और रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को हल करने का या सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है, लिखा है यदि 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात है 2 रेशियो कितने के। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसी का मान आपको बताना है, इसी का मान आपको बताना है। तो आपको बताया गया कि अगर इस तरीके से एक अनुपात दिया गया है समानुपात, दूसरा अनुपात दिया गया है
तो जो इसके इंटरनल वाले टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इसके मल्टीप्लिकेशन के। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 3.9 गुणे 2 यह बराबर होगा 1.2 गुणे, इसके जगह पर अभी पता नहीं है तो आप यक्स कर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यक्स। तो यक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू कितना होगा 3.9 गुणे 2 बटा 1.2, यही तो करेंगे। और अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो फिर कितना आएगा ये भी देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 3 6 1 7, 7.8 बटा 1.2। ठीक है। अब दशमलव एक अंक पे यहाँ भी है, एक अंक पे यहाँ पे, तो हटा सकते हैं और इसको करेंगे तो 12 6 72 और 12 पचे 60, 6.5 आ गया। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6.5, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 6.5। ठीक है। तो आप आसानी से इस तरीके से आंसर पता कर सकते हैं अगर प्रोपोर्शन और रेशियो में क्या संबंध है, अगर इसके बारे में आपको पता है तो। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, जो बाहर वाला टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो आप उसको कर लीजिए। बाहर क्या है, अंदर क्या है 3.9 गुणे 2, 3.9 गुणे 2। उसके बाद बाहर 1.2 है, बाहर वाला आपको पता करना है तो उसको यक्स मान लिए। अब यहाँ से यक्स बराबर अगर लिखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो भागी होगा ना, इधर यक्स छूटेगा, यक्स बराबर हो जाएगा 3.9 गुणे 2 बटा 1.2, और इसमें 3.9 में 2 का गुणा करेंगे 7.8 बटा 1.2, पॉइंट पॉइंट से खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा 78 बटा 12। अब 78 में आप 12 का भाग देंगे तो 6.5 आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है। 12 6 72, 6 बार जाएगा, 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 12 पचे 60, तो 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.5। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.5, 6.5। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3:5 समानुपात, समानुपात, यहाँ 6 की जगह मान लीजिए आप क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए आप 9। अब अगर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है तो सेम फार्मूला है, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 गुणे, इसके जगह पे यक्स मान लिए, यक्स बराबर 9 गुणे 3, 9 गुणे 3, इसका मल्टीप्लिकेशन, यही तो करना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 3 बटा 5 इधर आएगा। अब इसको 9 त्रिक 27 बटा 5 और इसको काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 5.4 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स की वैल्यू 5.4 आ गई और क्वेश्चन मार्क की जगह आपने यक्स माना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.4। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोपोर्शन से संबंधित तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या लगा सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है ना, यहाँ पर सीधे सीधे चीजें दी गई हैं। इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगा है, इस जीरो को हटा लीजिएगा। उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर सही। 18 19 20 24, 18 19 20 24, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं, इसमें कुछ करना भी नहीं है, बस समीकरण है उसी को हल करना है आपको। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर समानुपात का साइन नहीं लगा, इक्वल टू का साइन लगा है ना। इक्वल टू मतलब बराबर, इक्वल टू मतलब क्या होता है बराबर, और समानुपात मतलब उसका अनुपात बराबर, और इक्वल टू का मतलब ये फ्रैक्शन बराबर, ये रेशियो बराबर है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पर इक्वल टू का साइन है, कहीं पर समानुपात का साइन है, तो ये दोनों में अंतर है। समानुपात का मतलब होता है दोनों का अनुपात सेम है, दोनों का अनुपात सेम है, रेशियो सेम है, और इक्वल टू का मतलब ये दोनों फ्रैक्शन ही सेम है,
ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, बराबर है। दोनों फ्रैक्शन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लगा के बताइए हम। बात वही आएगी ना, यक्स की वैल्यू निकाल के तुरंत बता दीजिए। भाई लिखा ही है 5:8 बराबर 15:x। तो 5:8 मतलब 5/8, ये बराबर होगा 15/x के। और इक्वल टू बराबर आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये हो जाएगा 5x, 5x 5 में x का गुणा, गुड़े 8 गुड़े 15, यही तो होगा। नीचे बीच वाले का गुणा 8 गुड़े 15, सेम टू सेम। x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुड़े 15, 8 गुड़े 15 बटा 5, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 8 तिरिक कितना आ जाएगा 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 24, कितनी आ गई 24। कुछ करना भी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्या आ गया 24। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। सेम टू सेम वही है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, बराबर होगा। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो आप आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे बात को। आगे अगर बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है, ये देखिए, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आपको x और y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप संख्याओं का अनुपात निकाल पाएंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको समीकरण हल करना पड़ सकता है ना। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर कितना है 4 है। योग 40 है, अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। योग कितना है 40, अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है तो x प्लस वाई बराबर कितना है 40। और अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 4। x और y को जोड़ने पर कितना आ रहा है 40, x माइनस वाई कितना आ रहा है 4। यानी दो संख्या है तो मैंने पहली संख्या x मान ली है, दूसरी संख्या y मान ली है। तो x प्लस वाई बराबर 40 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ये आपके पास दो कह सकते हैं कि इक्वेशन बन गए, दो समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देते हैं, हल करते हैं, तो फिर ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर होगा 2x इक्वल टू 44 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/2 इक्वल टू 22। x की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो x बराबर हो गया 22, यानी पहली संख्या हो गई 22, पहली संख्या हो गई 22। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी, किसी भी समीकरण में 22 रख दीजिए। यहाँ पर अगर हम 22 रख देते हैं तो आपको पता है 22 प्लस वाई बराबर 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 22, और 40 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। y की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी x की वैल्यू आ गई 22, y की वैल्यू आ गई 18। पहली संख्या 22, दूसरी संख्या 18। ठीक है, अब इन दोनों का क्या पूछा है आपको, अनुपात। तो 22 अनुपाते 18 आपसे पूछा है, तो 22 अनुपाते 18 बता दीजिए कितना होता है। इसको काट के छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9, 2 से दोनों कट जाएगा इसलिए काट देंगे। तो रेशियो कितना आ जाएगा 11:9, 11:9, ऑप्शन नंबर सी, 11:9, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें पता है तो फिर आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं, और इन चीजों को करके आप आसानी से आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, समझ में आई बात। अच्छा, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात। ठीक, ठीक,
ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन तो आप चाहे ऑप्शन से भी तुरंत लगा सकते हैं, इतना आपको कैलकुलेशन भी करने का आवश्यकता नहीं है अगर आपको पता है तो। अब आपको पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो योग 40 किसका है? इसका हो जाएगा 21 19 40, लेकिन इसका अंतर क्या 4 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे 22 9 कितना हो गया? 22 9 31, और 22 में से 9 घटा देंगे तब ये भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन जब इसको देखेंगे आप न, तो 11 और 9 कितना होगा? 20, और 11 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 2, ये हाफ हो गया। ये देखिए जो पूछा गया आपका योग 20 हो गया और अंतर 2 हो गया, दोनों हाफ हो गया, इसका मतलब ये हाफ दिया गया। अगर इसके डबल कर दें हम 22:9 यानी 18, तब फिर आपका आंसर मिल जाएगा, दोनों का योग 40 हो जाएगा। 22 18 जोड़ेंगे 40, और 22 में से 18 घटाएंगे 4, यानी कि यही वो रेशियो है जो डबल करने पर आपका ये क्वेश्चन फॉलो करेगा, इसलिए 11:10:9 आपका सही आंसर है। अगर हमें लोगों को करना है तो ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तीन कक्षाएं हैं, मान लीजिए क्लास 6 7 8, और उसमें जो स्टूडेंट हैं उनका अनुपात है 2:3:5, 2:3:5, ये रेशियो दिया है। तो अगर हम स्टूडेंट की संख्या मान लें या नंबर मान लें, स्टूडेंट नंबर्स, तो रेशियो दिया है, तो एक में हो गया 2x, दूसरे में हो गया 3x, और तीसरे में हो गया 5x, यक्स लगा के हम मानते हैं। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, तो हर में 40 बढ़ा दिए गए प्लस 40, यानी कि अब कितने हो गए? 2x प्लस 40, कितना हो गया? 3x प्लस 40, कितना हो गया? 5x प्लस 40। और अब जो नया अनुपात बना वो कितने का बना? 4:5:7। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? क्या यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल जाएगी? क्या यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल सकती है? 40 40 तो है ही सब में, 5x प्लस 40 है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यक्स की वैल्यू तो यहाँ से संभवतः मान के चलिए कि नहीं निकलेगी, मान के चलिए नहीं निकलेगी। स्टूडेंट नंबर हो गया, और नया रेशियो जो आपका आया 4:5:7 है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर यह डबल हो गया, यह बढ़ा आपका लगभग 75%, ये 2 बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल जाए, सब में 2 यूनिट बढ़ा, 40 विद्यार्थी बढ़ने पर 2 का रेशियो बढ़ा, तो 1 का मान कितना हो गया? 10, 1 का मान कितना हो गया? 10, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 और प्लस 50, 50 30 80 20 100, कितने हो जाएंगे? 100। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। देखिए यहाँ से अब अगर यक्स मान के लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन की मदद ली और उसकी उस हिसाब से मैंने लगा दिया। कैसे लगा दिया ये समझिए आप। देखिए पहले रेशियो कितना था? 2:3:5, बाद में कितना हो गया? 4:5:7। तो 2 कितना बढ़ा? 2 यूनिट। 3 कितना बढ़ा? ये भी 2 यूनिट। 5 कितना बढ़ा? ये भी 2 यूनिट।
तभी तो 7 हुआ। 5 से 7 हुआ 2 यूनिट बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 ही बढ़ा, 2 से 4 हुआ 2 ही बढ़ा। और ये 2 यूनिट किसकी वजह से बढ़े हैं? 40 विद्यार्थी पढ़ने की वजह से। किसकी वजह से? 40 विद्यार्थी। तो अगर 2 यूनिट बढ़ने पर 40 विद्यार्थी के बढ़ने पर 2 यूनिट हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लग रहा है गलत हो गया, फिर से लगाते हैं। 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए। कितने विद्यार्थी बढ़े? 40। 2 यूनिट बढ़ने पर कितने विद्यार्थी बढ़े? 40 विद्यार्थी के बढ़ने पर 2-2 यूनिट हुआ, यानी 2 यूनिट बराबर 40 तो 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 20। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 प्लस 3 यूनिट बराबर 20 तिहाई 60 प्लस 5 यूनिट बराबर 20 पंजे 100। और अब इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पर मैंने 10 ही ऐड किया इसलिए 100 आया था, उसके लिए क्षमा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200। करना वही है, करना वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया? 200 टोटल विद्यार्थी शुरू में। अब बाद में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? बाद में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे निकालेंगे तो 40 40 40 ऐड कर लीजिए। 40 40 80 120, यानी बाद में टोटल कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 320। कितने हो जाएंगे? 320। पहले कितने विद्यार्थी? 200। पहले कितने विद्यार्थी? 200। समझ में आया यहाँ पर बात की नहीं? किस तरीके से मैंने निकाला? पहले का रेशियो ये है 2:3:5। बाद में बढ़ने पर कितना? बढ़ने पर 40 विद्यार्थी बढ़ने पर रेशियो 4:5:7 हो गया। तो रेशियो कितना बढ़ा? 2-2 यूनिट बढ़ा है। और सब में 40 विद्यार्थी बढ़े हैं, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़े हैं, सब में 40 विद्यार्थी बढ़े हैं। तो हर में देख रहे हैं आपकी 2-2 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू हुई है वो कितनी हुई है? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो फिर अब हमको 1 का पता चल गया तो 2 का, 3 का, 5 का निकाल लेंगे, यही तो पहले विद्यार्थी हैं, तो उनका ऐड कर लेंगे, यही हो जाएगा आपका 200। पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, लेकिन क्योंकि जो पहले मैं शुरुआत में चीजें आपको बता चुका हूँ, अगर वो आपको पता रहेगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं, या इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है? यक्स रेशियो 4। यक्स रेशियो 4, यानी आप लिख सकते हैं x/4। यह बराबर है 3y बस बाई 5। यह बराबर है -z/3। और यह बराबर है कितने के? 3x माइनस 6y और -4z रेशियो k के। और आपसे यही k की वैल्यू पूछी गई है। व्हाट इज k? व्हाट इज k? k का मान कितना है? k का मान कितना हो? तो आराम से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड यहाँ है और यही एक्स वाई जेड यहाँ भी है। एक्स वाई जेड यहाँ है और यही एक्स वाई जेड यहाँ भी है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर जैसे कि इसका रेशियो बराबर है इसके रेशियो को और इसका रेशियो बराबर है इसके रेशियो से, तो इसके अंश और हर में अगर सेम संक्रियाएं होंगी, सेम संक्रियाएं होंगी, गणितीय संक्रियाएं, तो उसका रेशियो भी बराबर होगा। अगर ये रेशियो बराबर दिया है तो फिर इसका मतलब है अगर हम इन सब को 3x 6y 4z बना दे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बना दे, देखिए इसको अगर हमको 3x बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x/12 इक्वल टू, यहाँ पर 6y है तो 3 कितना बनाना है? यहाँ पर 3y है बनाना, 6y है तो 2 से गुणा करने पड़ेगा। तो 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं और क्योंकि माइनस बनाना है तो -2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? -2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा
6y बटा 2 से गुणा किए तो नीचे भी 2 से गुणा करें 10 और ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे तो -4z अपान 4×3 12, 4×3 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 4×3 12 और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -10, -10। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये बात समझ में आ रही है? एकदम आसान है। मैंने बस जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा और फ्रैक्शन आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y और ये 10y, -2 से किया तो -2y 10y 2y करेंगे, सॉरी -2 से करेंगे तो -6y, -2 से करेंगे तो -10, माइनस यहाँ माइनस पहले से है तो 4 से करेंगे 4z और यहाँ 4 से करेंगे 12। अब देखिए क्या किया गया है, अब ऊपर वाले को तीनों को जोड़ के यहाँ लिखा गया है, ये रेशियो तभी बराबर होगा ना, अगर ऊपर वाले को हम भी जोड़े तो कितना होगा 3x -6y और -4z। अगर ऊपर वाले को तीनों को जोड़ के लिखा गया है और रेशियो बराबर दिया गया है, इसका मतलब नीचे वालों को भी जोड़ के लिखा गया होगा ना। आपको बताया गया है कि रेशियो बराबर तभी होगा जो ऊपर किया गया है वही नीचे भी किया जाए, ये पहले मैंने बताया था। तो जब ऊपर वाले को देखिए सब जोड़ के लिखा गया है तो नीचे वाले को भी जोड़ के लिख दीजिए। तो नीचे वाले को जोड़ेंगे 12, 12 दूनी 24 और 24 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो k की जगह पर क्या आ गया 14, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, k की मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो ऑप्शन नंबर 4 k इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, k इक्वल टू कितना आ गया 14। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, शायद दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से उसको लगा देंगे। के इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो आपके सामने है 5a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c, 5a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c ना, है तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक, ये आपको पता करना है, a रेशियो b रेशियो c। और आपको बताया गया है कि 5a बराबर 6b बराबर 9c। ठीक, अच्छा अगर कहीं आपको ऐसे लिखा है 5a बराबर 6b और आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b बताइए कितना है, a रेशियो b बताइए कितना है, तो 5a और 6 भी लिखा है तो a रेशियो b जानते हैं कितना होगा, a रेशियो b हो जाएगा जो b के साथ लिखा गया है 6 इधर और जो a के साथ लिखा गया है 5 इधर, ये हो जाएगा 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें a रेशियो b यानी a बटा b बराबर 6 बटा 5, और इसको अगर हम इस रूप में बदलेंगे तो गुणा करेंगे तो यही तो होगा ना, 5 का a में गुणा होता है और 6 का b में। बार बार बताया अगर बराबर के उस पार है तो ऐसे ऐसे गुणा होता है, तिर्यक गुणा। ये कितना हो जाएगा 5a बराबर 6 और यही तो यहाँ लिखा गया है। ठीक, अगर इसको भी आप बदलेंगे तो तब भी आपका 6 रेशियो 5 आ जाएगा, लेकिन अब इतना रूल रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिए अगर 5a इक्वल टू 6b दिया है, एक आपका क्या दिया है कोई वेरिएबल दिया है, कोई लेटर दिया है और एक नंबर दिया गया है। तो अगर वेरिएबल के सापेक्ष इसका पूछ रहा है ए रेशियो बी पूछ रहा है, ए रेशियो बी, तो बराबर कितना होगा, जो एक ए की जगह पर जो बी वाला है वो लिख देंगे और उसके बाद जो सी की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे बी वाला, बी की जगह पे क्या लिख देंगे ए वाला। 6 रेशियो 5 उल्टा आपका डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ए रेशियो बी बराबर 6 रेशियो 5, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं अगर आपको आता है सब कुछ तो। 5a बराबर 6b। ठीक है,
हालांकि इस चीज की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है और अलग अलग क्वेश्चन में आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। अगर आप लगाना चाहें तो आपसे क्या पूछा गया है, ए बटा बी, क्या पूछा गया है, ए बटा बी। तो एक तरफ ए और एक तरफ बी नंबर करना है ना, एक तरफ वेरिएबल करना है और एक तरफ क्या करना है, नंबर। तो अगर बी इधर लाएंगे आप और 5 इधर ले जाएंगे, तो बी इधर ला रहे हैं तो बी इधर 6 के साथ गुणा हो रहा है, तो ए के साथ क्या होगा, भाग होगा, भाग होगा ना। और 6 इधर तो पहले से है, अब 5 इधर गया, इधर गुणा हो रहा है, तो इधर क्या होगा, भाग होगा। तो ए बटा बी बराबर कितना आ गया, 6/5, यानी कि ए रेशियो बी बराबर कितना आ गया, 6/5। बात तो वही हुई ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए हमने से डायरेक्ट बोला कैसे लिख दिया करिए तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करना है आपको। 5a बराबर 6b इक्वल टू 9c दिया है, 5a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c दिया है। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो ए और इसको छोड़ ही दीजिए, केवल दो को ही देखिए, दो ही से काम हो जाएगा आपको। ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन की मदद से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि ए बटा बी कितना हो जाएगा, 6/5, यानी ए रेशियो बी कितना होगा, 6/5 के। ए रेशियो बी कितना होगा, 6/5 के। इसमें वो फ्रैक्शन जो पहले दो 6/5 के हो वही सही होंगे। तो क्या ये 6/5 है ये दोनों, नहीं, ये बल्कि 5/6 ये है, हाँ ये 6/5 है। नहीं, इसको काटेंगे, 2×12, 2×5 = 15, ये है, ये तो और भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5/6। कौन सा है, 5/6, 6/5 केवल एक ही है, ए और बी में। इसका मतलब आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, 18/15 और रेशियो 10, यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको पूरा निकालना ही है तो निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए आपको क्या करना है, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिया है, ध्यान से देखिए, 5a बराबर 6b बराबर 9c। तो इन सब का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 90। 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 90। तो 5 से अगर 90 को काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 5 से अगर 90 को काटेंगे तो 5 1 का 5 ना, और फिर आपका बचा 5 × 8 = 40। ठीक है, कितना आएगा, 5 और 8 और 15×6 = 90। ठीक है, तो 5a, अब ये क्या हो गया भाई, आप इसको कैसे लिखेंगे, 5a बराबर 6b बराबर 9c, 5a बराबर 6b बराबर 9c। आपका इसका एलसीएम आ गया 90, एलसीएम कितना आ गया, 90। तो अब जब इन दोनों को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे जो मैंने बताया, तो आप इसको काटेंगे, ये कितना होगा 90 को, 6 1 का 6 और बचेगा 3, 6×5 = 30, कितना आएगा, 15, कितना आएगा, 15। 15 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15×6 = 90, तो आ जाएगा इसका 6, और इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18×5 = 90, और इसको जब आप करेंगे 6 से डिवाइड तो फिर 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 10×9 = 90, 9×10 = 90, क्या हो जाएगा, 9×10 = 90। ठीक है, तो 6 रेशियो, सॉरी 6×2 = 18 हो गया ना, पहले तो 18 आएगा ना, पहले कितना आएगा, 18, और फिर कितना आएगा, 6 से काटेंगे 15, और 9 से काटेंगे कितना आएगा, 10। 18/15/10, 18/15/10। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिए और इनसे डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
5 से अगर 90 को आप डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। यही ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप ऐसे तुरंत एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने के बाद आप जो नंबर दिया गया उससे डिवाइड करके उसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। ठीक है, चलिए आ गया बात समझ में भाई। 5, 6 और 9 का एलसीएम 90 होगा। कितना होगा? 90। और 90 को, अब 90 आपने लिख लिया, ये सवाल लगाने का तरीका। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 18, 6 से डिवाइड करेंगे तो 15, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर कभी भी आपसे ये पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए नया क्वेश्चन दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा ना। 3 का दिया है, अगर 2 का दिया है तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 का मैंने बताया, जैसे 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा, बी वाला इधर और ए वाला इधर, बात खत्म, 3:2 आ गया। लेकिन अगर 3 है 2a बराबर 3b बराबर 4c है, और आपसे तीनों का रेशियो पूछा गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। और 2 को 12 से डिवाइड करेंगे आएंगे 6, 3 को करेंगे आएगा 4, और 4 से करेंगे 12 को तो आएगा 4 तिहाई 12। तो आपका आ गया 6:4:3। ये किसके बराबर हो गया? ए रेशियो बी रेशियो सी के। ठीक है, उसी तरीके से वहां किया गया है। 5a बराबर 6b बराबर 9 से दिया है, तो निकाल लीजिए एलसीएम और इस तरीके से कर डालिए। ठीक, समझ में आई बात? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक नई चीज भी पता चल गई। देखिए हर क्वेश्चन में छोटी बड़ी कुछ न कुछ आपको नई नई चीजें रेशियो और प्रोपोर्शन से सीखने को मिल रही है, तो उसको आप लोग अपने नोट्स में या किसी भी जगह पर लिखते रहेंगे। समझ लीजिए फार्मूले के रूप में या ट्रिक के रूप में, या जैसे भी लिखना चाहे, ये नई नई चीजें जहाँ पर मिल रही हैं आपको, नए नए रूल, उसको आप लोग लिखते रहें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, ए और बी की कमाई का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि हुई, बी की कमाई में 25% की वृद्धि, कमी क्यों? तो उनकी कमाई का नया अनुपात क्रमशः 8:7 बन जाता है। ए की कमाई कितनी, ए की कमाई कितनी? इस प्रश्न को जरा सोचिए, लगा सकते हैं 1 मिनट में। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है? 4:7। ए की कमाई 50% की वृद्धि हुई और बी की कमाई में 25% की कमी हुई।
ठीक है, 50% बढ़ गया, 25% कम हो गया, तो उनकी कमाई का नया अनुपात क्रमशः 8:7 बन जाता है। तो ए की कमाई कितनी, ए की कमाई कितनी है? ना, यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, 25%, 50%, तो फिर ये सवाल आपका नहीं लग सकता। अगर प्रतिशत की जगह कोई नंबर दिया गया होता तो ये क्वेश्चन आपका लग जाता। ठीक है, ये सवाल आपका कह सकते हैं कि नहीं लग सकता है। ऑप्शन ऑप्शन तो दिया है ना यहाँ पर, ये लगा लीजिए। जानकारी क्या है? अधूरी, जानकारी अधूरी, आपके लिए ऑप्शन दिया है। तो भैया ऐसी सवाल पूछने की जरूरत है क्या है जिसकी जानकारी अधूरी है? पूरा जानकारी वाला सवाल है, पूरा जानकारी वाला सवाल आना चाहिए ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, और इसलिए आपके ऑप्शन में दिया भी है जानकारी अधूरी है, नहीं तो ऑप्शन में दे देता। यहाँ पर जब प्रतिशत दिया गया है तो आप कंपैरिजन करके किसी की वैल्यू प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब किसी की वैल्यू नहीं होगी तो एक की कमाई फिक्स बता ही नहीं पाएंगे आप। अगर ये नंबर दिए गए होते तब फिर शायद आप बता भी देते, नहीं कि इतना रुपया बढ़ा, इतना रुपया बढ़ा, तब फिर शायद, या इतना रुपया घटा, तब फिर आप बता भी देते। प्रतिशत में दिया गया है तो ये आपका नहीं लगा पाएंगे, तो आपका ये क्या हो गया? जानकारी अधूरी। ठीक है, डाटा इज गड़बड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें भी ऑप्शन दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब लेकिन पहले सवाल देखिए, सब में तो नहीं लगा देंगे ना। इस सवाल को ध्यान से लिखिए और लगाने का प्रयास करिए। ऐसे सवाल तो कल बताए गए थे, कल वाले क्लास में ये सवाल हुए थे। ठीक है, इसलिए इस सवाल को आप लोग लगाइए। देखिए क्या दिया गया है। एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संख्याएं में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। कला और वाणिज्य के अनुपात में, यानी कला की क्लास में और वाणिज्य की क्लास में जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो कितना है? 4:5। जब वाणिज्य संख्याएं में 65 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो यह अनुपात 8:11 हो जाता है। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? तो अगर हम यह मान लें कि कला संकाय में 4x और वाणिज्य संख्याएं में 5x विद्यार्थी, कला संख्याएं में 4x और वाणिज्य संकाय में 5x विद्यार्थी, और वाणिज्य संख्याएं में 65 और विद्यार्थी शामिल हो गए, तो कला संख्या में तो 4x ही रहेंगे लेकिन वाणिज्य संख्या में 65 और आ गए तो 5x प्लस 65, 5x प्लस 65, तो यह अनुपात 8:11 हो जाता है। अब जो अनुपात हुआ आपका वो कितना हो गया? 4x अपान 5x प्लस 65, यह बराबर कितने को हो जाएगा? 8:11 के, 8/11 के। क्या यह सवाल लग सकता है? अगर लग सकता है, यक्स की वैल्यू निकल सकती है तो निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 यक्स बराबर 8 पंजे 40 यक्स प्लस 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 4 52, 520। अब अगर हम 40 एक्स को इधर लाएंगे, 44 एक्स में से 40 एक्स घटेगा तो बचेगा 4 एक्स, 4 एक्स बराबर 520। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 520 बटा बटा 4। वैसे ये निकालने का आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, निकालेंगे तब भी बात वही आएगी। आपसे पूछा गया है कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, और कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4x,
और 4x की वैल्यू आपके सामने आ गई 520, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 520। आंसर तो यहीं से मिल गया ना भाई। कला संकाय में आपने माना ही है 4x ना, तो 4x की वैल्यू आपके सामने आ गई 520। तो कला संख्या आपने 4x माना ही है, तो 4x बराबर 520, यानी कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 520। बात खत्म। अगर x की वैल्यू निकालेंगे फिर तो फिर यहाँ लाके 4 से गुणा करना ही है, 4x करना ही है ना। x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4 एक का 4, 4 तिहाई 12, 130 आ जाएगा। तो फिर 130 गुणे 4 करना पड़ेगा, फिर 520 आएगा, बतिया वही है। लेकिन जब यहाँ आप डायरेक्ट 4x मिल ही गया तो बात ही खत्म। 4x बराबर 520। ठीक है, तो ये भी सवाल आसान था। और इस तरीके के सवाल हम पिछले क्लास में यानी कल वाले क्लास में भी कराए थे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ऐसे रेशियो के सवाल तो आप आसानी से कर सकते हैं। रेशियो के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं कोई नया सवाल। ये देखिए, क्या निर्धारित आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आपने लगाया, वैसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको बस ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है या लॉजिक लगानी है, और जो पीछे क्वेश्चन आपने लगाए हैं सॉल्व किए हैं वैसा ही आपका ये भी प्रश्न है या ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा लगा के हमको बताइए, एक बार थोड़ा कोशिश करिए क्या आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते ना। अब ये अनुपात आप मान लीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, इतना बोल दे रहे हैं आपको। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो वर्तमान आयु मान लीजिए। मान लीजिए, माना, सवाल अगर आप एकेडमिक तरीके से लिखना चाहे तो माना स्वाति की उम्र, स्वाति की आयु बराबर 4x और तृप्ति की आयु, तृप्ति की आयु बराबर 5x। ठीक, अब आगे का काम आप लोग करके हमको बताइए। x की वैल्यू निकाल के हमको बता दीजिए। x की वैल्यू निकाल लेंगे और कितना दोनों की उम्र में अंतर है। जब दोनों का एज निकल, x की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों का एज निकल जाएगा, दोनों का एज निकल जाएगा, तो दोनों के एज में कितना अंतर है पता चल जाएगा। चलिए निकाल के बताइए हमको 1 मिनट के अंदर। चलिए देखिए, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी शुरुआत में। स्वाति की एज कितनी है,
स्वाति की एज आपने मान ली 4x, तृप्ति की एज कितनी हो जाएगी 5x। अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद, वर्तमान आयु के 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। 6 वर्ष बाद स्वाति की आयु क्या होगी आफ्टर 6 ईयर, स्वाति का एज क्या होगा, स्वाति एज 4x, 6 साल बाद 6 साल और बड़ी हो जाएंगी, यही तो ना, 6 और जोड़ लीजिए। और तृप्ति की एज क्या हो जाएगी भाई, एक की बढ़ रही है तो दोनों की बढ़ेगी ना, तृप्ति की एज क्या हो जाएगी 5x और प्लस 6 साल और, यही तो हो जाएगी 4x प्लस 6, 5x प्लस 6। और उस समय इनका अनुपात कितना है 6:7, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 अपान 5x प्लस 6, इसका अनुपात हो जाएगा 6/7। बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 चौक 28x, 6 सते 42, यह बराबर होगा 6 पचे 30x प्लस 6 के 36, 6 7 जा 36। अब अगर हम देखेंगे तो x को एक तरफ करना है, इसको एक तरफ करना है, तो 28x को इधर लेके जाइए, 36x को इधर लेके आइए, तो 42 माइनस 36, यह बराबर होगा 30x माइनस 28x, यही तो होगा 30x माइनस 28x। तो 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये बराबर कितने को हो जाएगा 2x के, तो x बराबर कितना हो गया 6/2, यानी कि 3। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब x बराबर अगर 3 आ गया तो आपको इनकी आयु के बीच अंतर पता करना है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपको पता चल गई 3, तो इसकी कितनी हो गई 4 गुणे 3 बराबर 12, और इसकी कितनी हो गई 5 गुणे 3 बराबर 15, और दोनों के बीच अंतर 15 में से 12 घटाएं कितना आएगा 3 वर्ष का, कितना आएगा 3 वर्ष का। तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। दोनों के एज में अंतर कितना है 3 वर्ष का। भाई आपको समीकरण थोड़ा सा एक आध दो ठो हल करने आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो फिर आपको समस्या हो सकती है, इसलिए समीकरण हल करना सीखिए, ठीक है। उम्मीद है कितने दिन से हम लोग कर रहे हैं तो आप ये सीख ही गए होंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, जल्द ही हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और तब फिर हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस आप लगा डालिए, और जो भी नए क्वेश्चन मिलते हैं अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक बार प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहिए ताकि आप कुछ न कुछ सीखने को आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस करते हैं इतना ही, और फिर हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, थैंक यू, धन्यवाद।